चलिए, कल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम लोगों ने पढ़ ली थी, है ना। न्यूट्रॉन की खोज हम लोगों ने करी थी। कैसे बताता था, किसने करी थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी? चैडविक ने 1932 में। उन्होंने क्या देखा था कि जब बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर, है ना, अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी कराई जाती है, बमबार्डिंग कराई जाती है, कराई थी नहीं कराई थी, तो उन्होंने देखा कि कुछ अदृश्य इनविजिबल रेज निकली थी, रेडिएशन निकली थी, जिनकी पेंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा पाई गई थी और आयनाइजेशन पावर, आयनन क्षमता बहुत कम पाई गई थी। तो दिमाग में आया कि क्या हो सकती है, गामा। लेकिन जब यही रेडिएशन किसी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ के ऊपर गिरती है, सब्सटेंस के ऊपर, पैराफिन मोम के ऊपर, तो क्या मिलता है? एक 4.5 MeV का प्रोटॉन बाहर आता है। तो सोचा क्या क्यों ना दूसरा गामा लेकर के आया जाए और इतनी एनर्जी का प्रोटॉन बाहर निकाला जाए, देखते हैं गामा की एनर्जी कितनी है। तो पाई गई गामा की एनर्जी कितनी आई थी? 55 MeV। उतनी ही एनर्जी का प्रोटॉन बाहर निकालने के लिए 55 MeV का गामा की जरूरत पड़ी थी। लेकिन जब उस रेडिएशन की जो बेरिलियम से निकली थी उसकी मेजर करा गया तो लगभग 7.7 ऐसा कुछ आया था, नहीं था 7 MeV। तो इसका मतलब वो 55 MeV गामा है, वो तो श्योर है क्योंकि मैं गामा सोर्स ही लेकर के बैठा था। लेकिन इसकी एनर्जी कितनी है? 7 MeV। अब इसका मतलब ये कुछ अलग है। तो इसका नाम क्या रखा गया? क्या नाम रखा गया? न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल थी और न्यूट्रल होने की वजह से इनका नाम रखा गया था। ये न्यूट्रॉन की रेडिएशन है, न्यूट्रॉन वाली रेज है, न्यूट्रॉन की किरणें चल रही हैं। और इसलिए इनकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा था कि न्यूट्रॉन कहां का है? एटम का हिस्सा है या न्यूक्लियस का हिस्सा है? एटम के बारे में अगर बात करें इसके बारे में, तो ये द्रव्य का मतलब फंडामेंटल पार्टिकल में से एक है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, है कि नहीं है? किसी मैटर का ये फंडामेंटल पार्टिकल है, द्रव्य का मौलिक कण है ये। किसी भी द्रव्य का ये मतलब किसी द्रव्य का, हर द्रव्य का मौलिक कण होगा। 1H1 को छोड़ दीजिए बस, क्योंकि उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाएंगे आप। तो ये हो गया द्रव्य का मौलिक कण। मतलब क्या अगर मैं लिखना चाहूं इसके बारे में, तो फंडामेंटल पार्टिकल है ना। फंडामेंटल पार्टिकल है। और जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? न्यूट्रॉन के नाम से, है ना। न्यूट्रॉन के बारे में ही पढ़ रहे हो सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट न्यूट्रॉन। रिएक्शन याद है सबको? रिएक्शन लिख देता हूं मैं। रिएक्शन क्या होती है भाई? कि सर बेरिलियम 4 बेरिलियम 9, इसके ऊपर हमने गिराई 2He4 अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, तो फिर बाहर कौन निकल के आता है? प्रोटॉन की न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन बाहर निकल के आता है 0 and 1। ये 0 क्या बताता है भाई? कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आगे वाला चार्ज को बताता है। और इधर आपके पास आता है 6C12, है ना। ये हो गया आपका न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। देखो बेरिलियम के ऊपर कौन अटैक कर रहा है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4, तो फंडामेंटल पार्टिकल हो गया। दूसरा भाई अगर इसके बारे में आप बताएंगे तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है? आप लोगों ने लिखा था सर इसको N से N1 से या 0N1 से हम लोग लिख देते हैं, यही तरीका होता है ना। N से N1 से या फिर 0N1 से इसको लिखने का तरीका होता है। इसके मास के बारे में अगर हम बात कर ले बेटा, तो इसका मास आप लोगों ने लिखा था कि नहीं लिखा था कल? 1.6750 इंटू 10⁻⁻27। ये सब हटाओ, दूसरा वाला एटॉमिक मास यूनिट वाला 1.008665 AMU। याद है सबको? नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं ये कैसा है, तो नेचर में इसका नेचर सबको दिखाई वहां देखो नेचर कैसा है इसका। उदासीन है ना, ये उदासीन कण होता है, न्यूट्रल होता है बेटा, है ना। ये उदासीन होता है और उदासीन होने का फायदा भी बहुत है। अभी देखना, ये न्यूट्रल है ना, तो उदासीन होने का फायदा भी हम लोग बहुत अच्छे से उठाते हैं। क्योंकि ये न्यूट्रल है तो एक इसमें पॉइंट बताया जाता है जो कि थोड़ा सा अलग है, आप सब समझिएगा ध्यान से। एक होता है विल्सन क्लाउड चैम्बर, विल्सन अभ्रकोष्ठ के नाम से जानते हैं, जिसमें आयनित गैसें भरी होती हैं। एक डिब्बा होता है, एक बॉक्स होता है ना, जिसमें क्या भरी होती है? आयनाइज्ड गैस। गैसें जो होती हैं वो आयनित अवस्था में होती हैं, ठीक है, आयनिक गैसें। और जब उसमें कोई चार्ज पार्टिकल जाता है ना, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, मान लो इलेक्ट्रॉन एंटर करे, प्रोटॉन एंटर करे, अल्फा पार्टिकल एंटर करे, ये सब जब एंटर करते हैं तो वो भी आयन, वो भी आयन। तो आयन वर्सेस आयन, तो आयन आयन में टक्कर होगी तो उनका पाथ विजिबल होता है, रेखा दिखाई देती है चलने की, कि ये देखो कैसे जा रहा है। वो एक क्लाउड होता है। ये कैसा है? न्यूट्रल। यानी जब ये विल्सन अभ्रकोष्ठ में, विल्सन क्लाउड चैम्बर में एंटर करेगा तो इसके ऊपर ये कोई रेखा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये कोई भी रेखा, कोई लाइन अपने पीछे छोड़ता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा? कोई लाइन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है? न्यूट्रल है। अगर इसको हम विल्सन अभ्रकोष्ठ में आयनित गैसें जिसमें भरी होती है ना, आयनाइज्ड फॉर्म में गैसेस होती हैं, अगर उसमें एंटर कराया जाए और उसको कहा जाए कि जाओ यहां से वहां तक चले जाओ, तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर वो प्रोटॉन हो, अगर वो अल्फा पार्टिकल हो, तो वो भी चार्ज है
और गैसें भी कैसी हैं, आयनाइज्ड हैं, चार्ज हैं, तो चार्ज वर्सेस चार्ज में आपको लाइन दिख सकती है। तो अगर हम इसमें लिखें तो देयर इज नो लाइन, देयर इज नो लाइन, इसमें कोई लाइन नहीं, लाइन इन विल्सन क्लाउड चैम्बर। अभ्र मतलब बादल है ना, अभ्र मतलब क्या होता है, बादल। औका होता है, बादल नहीं होता। तुम लोग क्या हिंदी पढ़े हो बेटा। विल्सन अभ्रकोष्ठ में कोई रेखा नहीं बनाते हैं क्योंकि ये उदासीन होते हैं, है ना। और ये कैसा चैम्बर है, जिसमें आयनित गैसें भरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये उदासीन है तो फायदा बहुत उठाया जाएगा इसका, हर चीज में, हर जगह पर प्रोटॉन धक्का महसूस कर, अल्फा पॉजिटिव चार्ज कोई भी होगा, अल्फा पार्टिकल कोई भी होगा, न्यूक्लियस के पास जा रहा होगा, उसको धक्का महसूस होगा, रिपल्सन महसूस होगा, वो जा नहीं सकता। लेकिन ये न्यूट्रल है, ये कैसा है, न्यूट्रल है, तो ये किसी भी न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर सकता है, बड़े आसानी से प्रवेश कर सकता है और उस पार निकल सकता है। यानी ये न्यूट्रल होने की वजह से इसका हम फायदा उठाते हैं। हमें मान लो नाभिक को तोड़ना वगैरह पड़ेगा तो आगे इसका इस्तेमाल करा जाएगा, नाभिक को छोटा छोटा करना है तो भी उसका इस्तेमाल करेगा। यानी ये न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में और फिजन में दोनों में काम आने वाली चीज है। यानी नाभिकीय विघटन में और नाभिकीय विखंडन, विघटन और विघटन नहीं, फिजन फ्यूजन वो अलग चीज है बेटा। तो ये काम आता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब बचा रह जाना और विखंडन का मतलब खत्म हो जाना, टूट जाना। जैसे नाभिकीय विखंडन, एटम बम का क्या, डिसइंटीग्रेशन का मतलब धीरे धीरे कम होता रहना, विघटन होना, डीके रेडियो एक्टिव डीके वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाफ वो एज पढ़ता नहीं हो, अर्धायु वगैरह तुम लोगों ने कभी। तो यार क्या, फिर वही तो मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को। तो डिसइंटीग्रेशन में चीजें बची रहती हैं, है ना, धीरे धीरे खत्म होती रहती हैं। तो डिसइंटीग्रेशन में भी इसका काम मदद लेते हैं हम लोग, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में भी इसका काम आता है, नाभिकीय विघटन में भी और नाभिकीय विखंडन में भी इसका काम आता है। यानी इट इज यूज्ड, इसका यूज किसमें है, इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, और किसमें बेटा, और दूसरा फिजन, और फिजन में, तोड़ने में, नाभिकीय विखंडन में और नाभिकीय विघटन में और विखंडन में इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई ये वाली बातें। अच्छा, ये इसकी एग्जिस्टेंस कहां है, फंडामेंटल पार्टिकल है, मौलिक कण है, जो कहां मौजूद है, कहां पाया जाता है, ये हर जगह, एटम में हर जगह मिलेगा। ये कहां मिलेगा, एटम के सेंटर पे, मतलब न्यूक्लियस है ना, उस सेंटर पर नहीं, सेंटर के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस, व्हिच इज प्रेजेंट, नाभिक के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस, ये नाभिक के अंदर मौजूद होता है। कहां मौजूद होता है, ये मौलिक कण है ना, और ये नाभिक के अंदर मौजूद होता है। यानी नाभिक के अंदर ही इसकी जगह ये सुरक्षित है, नाभिक के बाहर, आउटसाइड न्यूक्लियस, ये सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, सोचो। ये पाया कहां जाता है, ये पाया कहां जाता है। आपने कभी सुना है कि गैसे को आयनाइज करना हो तो न्यूट्रॉन बाहर निकाल दो, किसी को ऐसा कुछ थोड़ी हो, तो खुद ही न्यूट्रल है। किसको भगाया चलाया जाता है हमेशा, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो बाहर है। यानी ये बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर करेगा तो ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। अगर ये बाहर ले आया, आपने न्यूट्रॉन को बाहर लाके रख दिया है, तो ये अस्थाई होगा कि अस्थाई, स्टेबल कि अनस्टेबल, अनस्टेबल। अरे वो तो प्रेजेंट कहां पर है, न्यूक्लियस में, घर जहां है वहीं तो सेफ रहोगे, घर से बाहर निकलोगे तो थोड़ी सुरक्षित रहोगे। तो बाहर निकलने पर क्या कहलाएगा ये, इट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस। यह नाभिक के बाहर अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता है, इट इज अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये नाभिक के बाहर जो है वो अस्थाई होता है। अगर आपने इसको नाभिक के बाहर ले आए ना, ये तो ये टूटेगा, बिगड़ेगा। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। ये हमेशा क्या होता है, अस्थाई होता है। सर लेकिन आ जाता है कभी कभी, ले आएंगे तो क्या होगा, तो 0n1, जब इसको नाभिक के बाहर ले आओगे तो ये बिगड़ना शुरू होगा, बदलना शुरू होगा। किसमें, 1h1 में, प्रोटॉन में बदल गया। न्यूट्रॉन किसमें बदल जा रहा है, प्रोटॉन में, देख रहे हो। लेकिन अरे ये कैसे, 1 तो मुझे बर्दाश्त हुआ, ये नहीं समझ में, मतलब कोई और होगा जो चार्ज को बैलेंस कराएगा। तो कहते नहीं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप लोगों को यहां भी बैलेंस कराने चल रहे, -1 बीटा 0। क्लियर हुआ। देखो नेट चार्ज कितना हो गया, 1 - 1 कितना हो गया, 0। बहुत अच्छा, 1 + 0 1, और प्लस एक और आया न्यू बार,
एंटी न्यूट्रिनो। तो ये तीन चीजें आती हैं। ये हो गया आपका अनस्टेबल न्यूट्रॉन, ये क्या हो गया आपका प्रोटॉन, ये हो जाएगा आपका -1 बीटा 0 बीटा पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -1। ठीक है, नाभिक के बाहर ये अस्थाई होता है भाई। 0n1 = 1h1 -1 बीटा 0 प्लस ये क्या चीज है एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन का जैसे इलेक्ट्रॉन का दूसरा भाई नाम है पॉजिट्रॉन, E- E+। इलेक्ट्रॉन का भाई प्रोटॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन वैसे क्या नाम रखा है पॉजिट्रॉन, ट्रॉन ट्रॉन मैच करता है। न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो लिख लेना, अगर जिनको दिक्कत होगी तो मैं नाम लिख देता हूं एंटी न्यूट्रिनो। बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल ये क्या है आपका प्रोटॉन। ये क्या है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है क्या, कौन सा न्यूट्रॉन है ये अस्थाई अनस्टेबल है ना। अनस्टेबल मतलब कहां है फिर आउटसाइड द न्यूक्लियस, बाहर है, नाभिक के बाहर ये अस्थाई होता है, इसलिए ये इन सब चीजों में टूट गया है ना। और ये नाभिक के एक बात और ये भी बता देता हूं जो याद रख लीजिएगा, इनसाइड द न्यूक्लियस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण होता रहता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता रहता है। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको जब युकावा मेसान वगैरह बताऊंगा तो। ठीक है, अगर होगा सिलेबस में तो, नहीं होगा तो फिर इग्नोर करते हैं। ये इतनी चीजें हमें न्यूट्रॉन के बारे में पता होनी चाहिए हर हाल में। अभी और भी कुछ चीजें हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन आता है कि भाई न्यूट्रॉन कितने टाइप के होते हैं, वो भी जानना जरूरी है। तो ऊपर वाला मिटा दें, क्या कहते हो यार, ऊपर वाला मिटा रहे ना। हाँ, तो ऊपर वाला मिटा रहे हैं हम, और हम लोग देखते हैं। देखो न्यूट्रॉन की खोज के बाद न्यूट्रॉन कितना जरूरी हो गया हमारे लिए। ठीक है, न्यूट्रॉन कितना जरूरी। अच्छा, न्यूट्रॉन को ही हम लोग क्यों यूज करते हैं बेटा इन सब प्रोसेस में, न्यूट्रॉन ही क्यों नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय विघटन में क्यों यूज करा जाता है, क्योंकि ये उदासीन होता है, इनको नाभिक डेविएट जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज वो डेविएट नहीं कर सकता भाई। न्यूट्रल है, वो प्लस अल्फा पार्टिकल होगा तो क्या उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा, जितने पास से गुजरेगा क्या उतना ही थीटा ज्यादा आएगा। तुम लोगों ने पढ़ रखा था ये चीज, यानी बी प्रोपोर्शनल कॉट थीटा बाई 2, तो वो चीज है। और लेकिन जब ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसको कोई डेविएट कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब आपका आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन कितने तरीके के होते हैं। तो हम दो तरीके से बात करते हैं, है ना, न्यूट्रॉन के टाइप्स में। नंबर, अरे आज कौन सा दिन है, मंडे। चलिए लिखते हैं अगला टॉपिक, मतलब उसी में है, जो भी नंबर बनाना होगा बना लेना। टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के कितने प्रकार होते हैं, है ना, न्यूट्रॉन के कितने प्रकार होते हैं। तो न्यूट्रॉन हम दो तरीके से पढ़ेंगे, दो तरीके से। एक सबसे पहले बताया जाएगा कि कितनी ताकत, कितनी स्पीड से चल रहे हैं, कितनी स्पीड से, और दूसरा कितनी एनर्जी लेकर के चल रहे हैं, जिसे हम लोग थर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, गतिज ऊर्जा कितनी है ना, कितनी स्पीड से चल रहे हैं। और यहां पर एनर्जी भी बोल सकते हो आप लोग अगर बोलना चाहो। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे किसके आधार पर, यहां चाल के आधार पर, कि किसके आधार पे, चाल, एक तेज चलेगा एक धीमा चलेगा। ठीक है, और यहां किसके आधार पे हम लोग पढ़ेंगे, एनर्जी के बेसिस पे, थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर के बेसिस पर, है ना, थर्मल एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल एनर्जी लिख देता हूं मैं, वो ज्यादा सही होगा, क्योंकि थर्मल के नाम से नाम पड़ता है ना। एनर्जी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं एनर्जी ही लिखा मिलता है बेटा। हाँ, उसमें ऊर्जा के आधार पर कि कितनी किसके पास एनर्जी रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, दो तरीके का, कौन कौन सा भाई, नंबर एक, ऐसे बताते हैं ना, नंबर एक, नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड कितने हैं, दो हैं। नंबर एक भाई, एक तेज चलता है दूसरा धीमा चलता है, तो एक हो गया आपका फास्ट न्यूट्रॉन, तीव्रगामी न्यूट्रॉन। कैसा न्यूट्रॉन, तीव्र, तुम लोगों ने क्या लिख लिया, तीव्र लिखा है क्या, तेज न्यूट्रॉन, तीव्रगामी न्यूट्रॉन। और दूसरा क्या होगा, मंदगामी न्यूट्रॉन, जिसे स्लो न्यूट्रॉन बोलेंगे। फास्ट न्यूट्रॉन है तो सर हमें इसकी स्पीड पता होनी चाहिए, जो इसकी स्पीड है कितनी होती है, इसकी स्पीड होती है लगभग 28,000 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड होती है 28,000 किलोमीटर पर
सेकंड। अरे घबराओ नहीं, लाइट की स्पीड से कम है यार। काहे चौंक गए तुम लोग, इतना ज्यादा चल रहा है क्या? 28,000। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बेटा। चौंको नहीं, कुछ नहीं है यार यहाँ से। अगला देख। अच्छा, एनर्जी भी यहाँ जो इसकी लिखी जाती है कि लगभग जो एनर्जी लिखी जाएगी यहां पर वो लिखी जाती है ग्रेटर आर इक्वल 1 MeV। यहां एनर्जी कितनी लिखी जाती है इसकी? ग्रेटर आर इक्वल 1 MeV, ये एनर्जी बताई जाती है। अच्छा, ये हो गया कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा न्यूट्रॉन? तीव्रगामी, फास्ट न्यूट्रॉन। दूसरा कौन सा बताया जाएगा? स्लो न्यूट्रॉन। मंदगामी लिखना तुम लोग, मंदगामी। अरे मंद मतलब धीमे चलने वाला। इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी? अरे इससे भी ज्यादा होती है स्पीड, है ना, जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, और एनर्जी इसके इक्वल और इससे ज्यादा होती है। इसकी जो स्पीड होती है बेटा, वो बस इसमें से कुछ मत कर, 3 जीरो गायब कर दे और उससे भी कम कर दे। 28 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल या उससे कम, ये हो गई। इसमें से 3 जीरो गायब कर दिया, तभी तो धीमा गिनोगे, या इससे कम लिखोगे। इससे कम लिखोगे तो आगे पासे में तो है, इसलिए वो होगा। तो एनर्जी इससे कम होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए? वेलोसिटी कम है बाबू, क्या पढ़ रहे तू? E लेस देन 1 EV। 1 EV से भी एनर्जी इसकी कम होती है। अगला हो गया तीव्रगामी मंदगामी दोनों हो गया। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर के बेसिस पर। अच्छा, चाय पीते हैं ना, क्यों? चाय में चाय सबसे पहले जब आती है सामने तो खूब गर्म होती है, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल, नहीं तुरंत ठंडी थोड़ी होती है, क्या थोड़ा सा ल्यूको वार्म थर्मल बोलते हैं उसको। खूब गर्म है तो हम लोग उसे हॉट बोल देंगे, और जब थोड़ी सी एडजस्टेबल हो जाएगी ना, है ना, तो उसको बोलेंगे थर्मल। और जब एकदम ठंडी हो जाएगी तो उसे बोलेंगे कोल्ड। कितने न्यूट्रॉन हो गए? 3। हॉट न्यूट्रॉन, तप्त न्यूट्रॉन, थर्मल तापीय न्यूट्रॉन, और कोल्ड शीत न्यूट्रॉन। 3 तरीके का न्यूट्रॉन हो जाएगा। नंबर 1 कैसा न्यूट्रॉन बेटा? हॉट न्यूट्रॉन, एकदम खौलता हुआ, जिसकी एनर्जी लगभग 0.2 EV होती है। 0.2, यही तो लिखवाया था, 0.2 EV होती है ना। अच्छा, दूसरा ये हो गया हॉट न्यूट्रॉन, तप्त न्यूट्रॉन के बारे में है ये। दूसरा कौन सा न्यूट्रॉन होगा बेटा? थर्मल न्यूट्रॉन, ऊष्मीय या फिर तापीय न्यूट्रॉन लिखते हैं इसको, ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन, इसकी एनर्जी जो होती है ना, इसकी एनर्जी लगभग होती है 0.025 EV। देख रहे हो, एक और जीरो ऐड हो गया और 2 के बजाय 5 भी आ गया, 0.025 EV। एक और होता है जो सबसे लास्ट में, शीत न्यूट्रॉन, एकदम कोल्ड, तापीय न्यूट्रॉन है इसका नाम है तप्त न्यूट्रॉन। और अगला है शीत न्यूट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है लगभग इससे, अरे भाई इससे एनर्जी कम ही होगा, लेस देन कर दे 0.025 EV, बस हो गया। ये हो गया न्यूट्रॉन के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ सबको ये टॉपिक? क्लियर हुआ न्यूट्रॉन के बारे में? इसमें आपके लिए जरूरी कौन सा है? ये तीनों छोड़ दे। इसमें आपको जरूरी कौन सा है? ऊपर वाला छोड़ दे, ये वाला, ठीक है। आगे बाकी कोई काम का नहीं है तुम्हारे काम का कौन है? केवल स्लो न्यूट्रॉन। जरूरत इसकी भी पड़ती है, बट हम लोग न्यूट्रॉन मॉडरेटर वगैरह, न्यूट्रॉन मंदक का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड को कम कर लेते हैं। बहुत तेज होगा, न्यूक्लियस सामने रखा तो ये किस काम आता है? न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। मान लो न्यूक्लियस को छोटा छोटे टुकड़े में तोड़ने, या तो एकदम खत्म करने में, या फिर दूसरा किस में काम आएगा? एक तो छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने में कि भाई धीरे धीरे तोड़ रहा है, और दूसरा पूरा धड़ाक से तोड़ने में। क्या दोनों करने में टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? थोड़ी देर, 1-2 मिनट तो बैठना पड़ेगा, 1-2 सेकंड भी बैठना पड़ेगा, कुछ तो टाइम लगेगा। अभी तुम 4-5 लोगों की टीम हो और उसमें कोई चौथा पचवा आए लड़ाई झगड़ा करवाने, तो बहरे से थोड़ी करवा पाएगा? आएगा तुम्हारे में शामिल होगा, कुछ ना कुछ फूट डालो, राज करो, लाट डालो जी, याद आया हिस्ट्री में। तो इसको अंदर जाके बैठना पड़ेगा, तो टेम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो टेम लगेगा। तो उसमें क्या होता है, अगर इतनी रफ्तार से वो आएगा, ये न्यूक्लियस इतनी रफ्तार से आएगा, तो इसमें रुकेगा ही नहीं, सीधे निकल जाएगा, ये बैठा रह जाएगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इसकी रफ्तार घटानी पड़ेगी और ये वाला लाना पड़ेगा जिसकी स्पीड इससे भी कम है। इससे कम है तो यहां थोड़ी देर तो रुक सकता है, और रुक सकता है तो इसको तोड़ सकता है। इसलिए कौन सा न्यूट्रॉन यूज करा जाएगा हमारे आगे की स्टडीज के लिए?
स्लो न्यूट्रॉन। क्या याद रह जाएगा हमेशा के लिए? जिसकी स्पीड कितनी होती है? 28 किलोमीटर पर सेकंड से भी कम होती है, और एनर्जी कितनी होती है? 1 ईवी से भी कम। क्या बात समझ में आई? क्यों आगे हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है? क्लियर हुआ सबको? चलिए अगला टॉपिक। हाँ, कुछ भी ले सकते हो। क्या चीज बता रहे थे? कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। अगले टॉपिक का नाम लिखो, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक के घटक या संगठक कण, नाभिक के घटक क्या क्या है? कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ये टॉपिक है। अब इसको समझते हैं। ये वो है जो 11th की केमिस्ट्री में शायद पढ़ाया जाता है, या 9th की केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस कैसे इसको बताते हैं? तो देख, बनाया जाता है यहां पर न्यूक्लियस। ये मान लो इसके अंदर क्या है? सब प्लस प्लस है ना, ये प्लस प्लस है, और साथ में मतलब प्रोटॉन है। क्या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है? हो चुकी है ना। अब तो पढ़ रहे हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अब बाहर क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऑर्बिटल्स हैं जिसमें कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये चीज हुआ। अब अंदर प्रोटॉन है। अब सबसे पहले तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं। नाभिक के भीतर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं। पहली बात ये बताते हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब क्या था? घटक। नाभिक बना किन किन चीजों से है? किन किन चीजों से बना है? तो इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं को मौलिक कण कहते हैं। किसका? नाभिक के मूल कण कहलाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक के कौन से कण कहते हैं? मूल कण कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, है ना। इनको कहा जाता है बेटा कौन से पार्टिकल्स? दीज आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? इन्हें क्या बोला जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। मूल कण के नाम से जाना जाता है। आगे याद रखिएगा, इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे हम लोग। अब फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे, क्या अलग अलग सबको फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे? नहीं, दोनों फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इसलिए दोनों के लिए एक नाम डिसाइड करा जाता है। दोनों के लिए, दोनों को अगर मैं बात कर दूं, मैं अलग अलग प्रोटॉन की बात नहीं करूंगा, अलग अलग न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, सीधे एक नाम बोलेंगे, दोनों आ जाएगा। और उसका नाम होता है, क्या ये भी न्यूक्लियस का हिस्सा है? न्यूक्लियस का हिस्सा है कि नहीं है? नाभिक का है। ये नाभिक का हिस्सा है कि नहीं है? दोनों क्या न्यूक्लियस में ही बैठे हैं? किसके बच्चे हैं सब? बेटे की अंग्रेजी क्या होती है? सन। और बेटों की अंग्रेजी सन्स, इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूक्लियंस। न्यूक्लियस के बेटे हैं, इनका नाम क्या पड़ा? न्यूक्लियंस। तो फंडामेंटल पार्टिकल जिन्हें सामूहिक रूप से हम लोग बोलते हैं, जिन्हें हम ऑर्डिनरी जनरली अगर कंबाइंड फॉर्म में बोलना हो, इकट्ठे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे कोई आपको ये थोड़ी बोलेगा कि इस स्कूल के उस स्कूल के, सीधे ही आपको एक आपके लिए एक कॉमन स्टूडेंट, सीधे एक कॉमन नेम, क्या बोला जाएगा? स्टूडेंट्स। वैसे इनके लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन हटा करके अब आप लोग इसको हमेशा क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? न्यूक्लियंस बोला जाएगा। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियंस के नाम से जानते हैं। ये बड़ी चीज है। हिंदी में भी न्यूक्लियंस ही लिखोगे, ये मत सोचना कि इसका कुछ और नाम होगा। नाभिक के बेटे, ये सब मत याद रखना, ठीक है? सन्स। तो इसका नाम क्या है? न्यूक्लियंस। इन्हें मूल कणों को न्यूक्लियंस कहते हैं, ठीक है। अब अंदर कौन बैठा है बेटा? अंदर कौन बैठा है? प्रोटॉन। और कौन बैठा है? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव। ये बैठे हैं हमारे सामने निगेटिव वाले। 4 बजे वाला पढ़ रहा है क्या? पढ़ रहा है ना 4 बजे तक वाला। बट शुरुआत गलत टाइम पे करते हो सब लोग। कह रहा है न्यूट्रॉन निगेटिव, ये फ्लो में निकल जाता है मुंह से। इलेक्ट्रॉन निगेटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक है। प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन कैसा चार्ज है? सबको पता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है सबको? या फिर इसमें भी किसी को डाउट है? पी फॉर प्रोटॉन और पी फॉर पॉजिटिव। बहुत अच्छा, पी फॉर पॉजिट्रॉन भी तुमने याद कर लिया है। ये गलत नहीं है, अच्छा ही जा रहे हो, सही ट्रैक पर हो। कम से कम पी फॉर पापा तो नहीं बोला। सही है ना? चलो आगे ध्यान से देखते हैं। अंदर नाभिक के अंदर कौन कौन बताया हम लोगों ने? सब प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। अब कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
क्या चीज? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। किसी एटम का, किसी न्यूक्लियस का, अगर ये जो प्रोटॉनों की संख्या है ना, वही निर्धारित क्या करता है कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है, डिसाइड करता है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड्स एटॉमिक नंबर, यही है जो परमाणु क्रमांक को डिसाइड करने का काम करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसे मैं P से लिखूंगा वो किसके इक्वल होगा? एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है Z से। किस लेटर से? Z से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही डिसाइड करता है कि किसी एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु की संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, या परमाणु संख्या क्या है। तो P बराबर क्या लिखा जाता है? Z लिखा जाता है। अब बात आई कि सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में क्या ख्याल है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब भाई प्रोटॉन को P से लिख दिया मैंने कैपिटल, तो न्यूट्रॉन को किससे लिख दूंगा? N से। न्यूट्रॉन को कैसे लिखूंगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे लिखा जाता है? N से लिखा जाता है। और अब बात आई सर नाभिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं? प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। इनके लिए नया नाम क्या है? कंबाइंड फॉर्म में इनके लिए नया नाम है न्यूक्लियंस। तो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस लिखना हो, अब चलते हैं हम लोग, सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ किसके? न्यूक्लियनों की संख्या। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को लिखा जाता है बेटा A से। किस लेटर से? A से। इसी को कहा जाता है एटॉमिक मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान संख्या। इसी का नाम क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या। A बराबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर के नाम से इसको जाना जाता है। ये सारी चीजें हैं नाभिक के अंदर की बात। यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, कितना टोटल न्यूक्लियंस है भाई? 10 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन जोड़ लिया, टोटल न्यूक्लियंस कितना हो गया? 30। 10 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन दोनों जोड़ लिया, कितना हो गया? 30। तो न्यूक्लियंस की संख्या कितनी हो गई? 30। न्यूक्लियंस की संख्या कितनी हो गई? 30। लग गया, सिंपल सा, कोई झंझट ही नहीं है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ऐसे बता देते हैं, प्रोटॉन की संख्या जोड़ लो और किसकी संख्या जोड़ लो? न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ लो। यानी अगर मैं A बराबर लिखूंगा तो आप लोग बार बार मुझे बताओगे सर A बराबर क्या क्या है? एटॉमिक मास नंबर A बराबर क्या क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस में कौन कौन शामिल होता है? प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। मतलब क्या P प्लस N, क्या चीज? P प्लस, अरे क्या PZ होता है? तो एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां से ये फार्मूला याद हो जाता है। समझ में आया ना? परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। सोचो न्यूट्रॉन की संख्या यहां से पता ले जाओगे, कितना आएगा? A पता लग जाए और Z पता लग जाए तो क्या न्यूट्रॉन की संख्या तुरंत बताया जा सकता है? A पता हो और क्या पता हो? Z पता हो। अब सवाल है कि ये सब हम लिखेंगे कैसे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कहां करेंगे? तो मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है X, ये मिटा रहा हूं मैं ऊपर वाली बात, है ना? न्यूक्लियंस को न्यूक्लियंस ही बोलिएगा, नाभिक के बेटे, सन ऑफ न्यूक्लियस। पहली लाइन तो आपको समझ में आई थी ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियंस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इधर प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या ही ये निर्धारित करती है कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है। यानी किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या द्वारा ही तय करा जाता है। इन्हीं की जिम्मेदारी पर है, यही बताते हैं कि भाई उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। बात समझ में आ रही है क्या? यही निर्धारित करते हैं कितना होता है। और इत्तेफाक से ग्राउंड स्टेट पे एक बात बता देता हूं, ग्राउंड स्टेट पर इत्तेफाक से इतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जितने क्या होते हैं? प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन, ग्राउंड स्टेट पर। वरना अगर एक्साइटेड स्टेट में होगा या आयनाइज स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रॉन की, एक्साइटेड स्टेट में तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन अंदर ही रहता है, पढ़ के आए हो सब लोग, है ना, पीछे वाले लेसन्स में। लेकिन ग्राउंड वो आयनाइज स्टेट में इलेक्ट्रॉन तो बाहर जा चुका होता है, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हो जाते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में आप यही ले सकते हो कि हाँ यही इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन्स को कैसे लिखा जाता है? N से। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जिसको मैं A से लिख दिया, किससे लिखा गया? A से। एटॉमिक मास नंबर वो लिखा गया A बराबर Z प्लस N। यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे लिखा जाएगा बेटा? हमेशा A में से क्या कर दे? A माइनस Z कर दे। अब बताइए कि सर इसको लिखेंगे कैसे? इसका
सिंबल क्या होता है, प्रतीक कैसे होता है। मान लो कोई आपके पास एलिमेंट है, कोई एटम है एक्स, क्या मान लिया मैंने, तो उसमें क्या लिखने की बात आई, क्या क्या लिखना है मुझे, क्या क्या दिखाना है, एक दिखाना है मुझे उसका एटॉमिक नंबर और दूसरा दिखाना है उसका एटॉमिक मास नंबर। न्यूट्रॉन तो अंदर होता है, न्यूट्रॉन कहां होता है, अंदर, तो मैं ये नहीं दिखाऊंगा। न्यूट्रॉन को दिखाने से अच्छा मैं किसको दिखा दूं, डायरेक्ट ए को दिखा दूं। तो ए दिखाना, ए ज्यादा होता है तो ऊपर और जेड कम होता है तो इधर, ये दिखा दिया जेड एक्स ए। ये एक्स क्या हो गया, कोई एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जो भी लेना होगा लिख लेना, कोई भी न्यूक्लियस हो जाएगा। और उस न्यूक्लियस में ये जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ग्राउंड स्टेट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है ना, और यही हो गया एटॉमिक नंबर। ये जेड क्या चीज है बेटा, परमाणु क्रमांक या परमाणु क्रमांक संख्या, यही है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास हो जाएगा ये, है ना, एटॉमिक परमाणु द्रव्यमान संख्या, ये हो जाएगा आपका दो चीजें। और ये क्या हो जाएगा, कोई एलिमेंट जो आपने सिलेक्ट करा, कंसीडर करा। समझ में आया सारी चीजें, ब्लड तो नहीं है, ठीक है ना, ये चीज हो गया। चलो और देखो इसमें, अभी तो और है, मिटाना है इसको, है मिटा दिया ना। ये वाली लाइन तो समझ में आया होगा सबको, ये भी समझ में आया भाई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो मैंने एन से लिख दिया, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस उसको किस अक्षर से, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग नहीं बोलना। अब सीधे क्या कहना, न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस को किस लेटर से लिखा जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ए से लिखा जाता है। इसमें ऑल होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं ना, ए दोनों आ जाते हैं, इसलिए सब लिख दिया जाता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस लिखने का यह तरीका होता है। अच्छा एक और इसमें टर्मिनोलॉजी है बेटा। अच्छा आपने क्या क्या पढ़ा, न्यूट्रॉन पढ़ा, सॉरी पहले आपने न्यूक्लियस पढ़ा, फिर न्यूट्रॉन पढ़ा, अब क्या पढ़ा, न्यूक्लियंस पढ़ा, अब पढ़ोगे न्यूक्लियाइड, अलग चीज, ठीक है। तो क्या है ये सब, क्या क्या देखना पड़ रहा है। न्यूक्लियाइड क्या चीज है, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, समझ में आ जाएगा। अच्छा हुआ तुम लोग बैक चल, तेरा तो आंख है। न्यूक्लियाइड क्या चीज है वो देखिए ध्यान से। जैसे मान लो कि मैंने कोई लिखा 6C12 या 6C12, कार्बन 14 ऐसे लिख दिया, C14 ऐसा को लिख दिया ना, तो इसे कार्बन का न्यूक्लियाइड बोला जाता है। ऐसे में क्या होता है ये समझिए ध्यान से, अगर ये लिखा ना मैंने 6C12, 6C13 या 6C14 जो भी मैंने लिख दिया, तो जिनके लिए ये डिफाइंड है अच्छे से, ये डिफाइंड है अच्छे से, तो उसी चीज को बोला जाता है, नए टर्मिनोलॉजी में रखा जाता है नाम उसका न्यूक्लियाइड। नया नाम क्या है उसका, न्यूक्लियाइड। अगर आपने ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन देख दिया है ना, ऐसा रिप्रेजेंट, या फिर इसको सब हटा करके 6 तो अंडरस्टूड होगा, आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया है ना C12, तो इस चीज को नाम से रखा जाता है न्यूक्लियाइड विथ परफेक्ट एटॉमिक मास नंबर। अगर एटॉमिक मास नंबर के साथ अगर हमने किसी एटम को रख दिया है, न्यूक्लियाइड को रख दिया है, न्यूक्लियस को, तो उसे बोलते हैं हम लोग एटॉमिक, सॉरी न्यूक्लियाइड। जब उसको उसके नंबर के मास नंबर के साथ, ये तो भाई फिक्स है, फिक्स है नहीं फिक्स है, ये हो जाता है कार्बन का न्यूक्लियाइड, कार्बन 14 का न्यूक्लियाइड है, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियाइड है, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियाइड है, लेकिन किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। समझ में आ गया ना, जैसे 2He4, अब आपने इसको लिख दिया सर He4 न्यूक्लियाइड, समझ में आया ना। He3 नहीं लिया तुमने, 2He3 नहीं लिया आपने क्या लिया, 2He4, तो ये हो गया। ये तरीका होता है न्यूक्लियाइड को बताने का। बाकी आपको परेशान करने के बहुत तरीके हैं, जो आप चाहें वो पसंद कर सकते हैं। मिटा दूं क्या, ये हो गया आपका न्यूक्लियाइड के बारे में। तो यहां पर आपका कंप्लीट होता है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर हुआ ना, एकदम क्लियर। अब कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बाद अब आपके बारे में आता है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या बातें हम लोग और जान सकते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहला आगे बात करी जाती है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। किसके बारे में, क्या नाम है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस का चार्ज, नाभिक का आवेश कितना होता है। अगली बात क्या है, नाभिक का आवेश कितना होता है। तो नाभिक का आवेश भाई किसकी वजह से आता है, प्रोटॉन की वजह से या न्यूट्रॉन की वजह से। नाभिक का आवेश किसकी वजह से लिखते हैं हम लोग, प्रोटॉन की वजह से ना। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू नंबर ऑफ, इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर सीधे लिख देते हैं किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स के वजह से होता है। अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, कितना होता है प्रोटॉन पे चार्ज, प्लस ही, मैं प्लस ही बोल तो बता दो, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस ही, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही। तो अब इसमें ना जाने कितने प्रोटॉन बैठे हों, तुम्हें पता है,
पता है तुमको कितने प्रोटॉन बैठे होंगे किसी न्यूक्लियस के अंदर? 1 2 3 नहीं पता, तो हम लोग उससे अच्छा क्या मान लें? Z। क्या बताया गया है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को लिखने का तरीका क्या होता है? Z ही। अरे यार, नंबर ऑफ प्रोटॉन को P से लिखा था, P बराबर क्या लिखा था मैंने? Z, एटॉमिक मास नंबर। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस लिखना हो तो इज ड्यू टू प्रोटॉन्स, और जितने ज्यादा प्रोटॉन उतने ज्यादा चार्ज। अगर 1 प्रोटॉन तो प्लस ई, 2 प्रोटॉन तो प्लस 2e, 3 प्रोटॉन तो प्लस 3e, और Z प्रोटॉन तो प्लस Ze। यानी Q ऑफ न्यूक्लियस अगर लिखना हो तो मैं लिखूंगा प्लस माइनस प्लस Ze। ये हो जाता है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। क्या हो जाता है? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, चार्ज बता दिया सर, मास भी बता दीजिए। मास ऑफ न्यूक्लियस है ना, कि इसका मास कितना होता है? मास किसकी वजह से होता है? केवल प्रोटॉन की वजह से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ, दो न्यूक्लियंस की वजह से। देखो बोलना सीख गया वो, तू लोग भी सीख। मास ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू किसकी वजह से? ए की वजह से। नंबर ऑफ इज ड्यू टू न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंसों की वजह से ही मास होता है। मास ऑफ न्यूक्लियंस कैसे लिखते हैं? इज ड्यू टू न्यूक्लियंस। यानी अब इसका एटॉमिक मास नंबर क्या था? वो एटॉमिक मास नहीं था, एटॉमिक मास नंबर था। वो एटॉमिक मास क्या था? वो नंबर था। तो एटॉमिक मास लिखने का तरीका क्या होता है भाई? जैसे हम सबने सीखा था कि सर यहां पर हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सब कैसे पढ़ेंगे? यहां पर जो भी पढ़ेंगे AMU में पढ़ेंगे, KG में हम लोग बात नहीं करते हैं, है ना? तो भाई अच्छा, इसका और इसका क्या लगभग लगभग बराबर होता है? बताओ, सही है ना? 1.67 कितना होता है? 25 और ये 50 शायद ऐसा कुछ होता है। तो बस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अब है ना? और जब बाद में उसमें देखते ना तो 7276 और 8665 बहुत कम डिफरेंस होता है। 1836 गुना इलेक्ट्रॉन का, 1839 गुना इलेक्ट्रॉन का, तो बहुत डिफरेंस नहीं है, मैं इक्वल ले सकता हूं। तो नियर अबाउट अप्रॉक्स, अगर एक का याद करो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। क्या इतना ही होता है? और क्या यही लगभग क्या 1 AMU होता है कि नहीं होता है बेटा? यही होता है। और क्या यही लगभग अगर मैं देखूं तो क्या मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है? होता है कि नहीं होता है? तो इसका भी मास 1 AMU मैं कंसीडर कर लूं, इसका भी मास 1 AMU कंसीडर कर लूं, और इनकी टोटल नंबर क्या है? A। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? क्या A इंटू AMU? समझ नहीं पाओगे तुम लोग ये सब यार, क्या है भाई? देख इधर, इसका मास 2 kg, इसका मास 2 kg, 4 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है। बताओ टोटल मास कितना हो जाएगा? मास तो दोनों का इक्वल है ना, तो 4 5 9, टोटल 9, 9 गुणे 2, 18 kg आ गया। समझ नहीं पा रहे हो क्या भाई? मैं समझा ही नहीं पा रहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम लोग ऐसा क्या, इतना कठिन है ये? इतना कठिन तुम लोग इसको देख रहे हो क्या? ये समझ नहीं पाए? ये बताओ टोटल पार्टिकल कितने हैं उसमें? 2। उसको लिखने का तरीका क्या है? एक लिखने का तरीका क्या है? एक का मास है। अब अगर केवल अकेला ही होता एक का मास, तो एक का मास है 1 AMU, तो एक का मास A into AMU, कहां से 2 AMU? कैसे कंफ्यूज कर रहे हो? मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, मैं सीधे लिख रहा हूं। मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर, जो कि अप्रोक्सीमेट लिखा जाता है A, जितना उसमें एटॉमिक मास नंबर है उसका, इंटू AMU। बाकी जो ऑनलाइन वाले होंगे वो सब समझ जाएंगे। तुम लोग पता नहीं कैसे नहीं समझ पा रहे हो, ऑनलाइन वाले तेरे से तेज है ना? ये हो गया इसके बारे में। कहाँ लाइव ही चल रहा है। क्लियर हो गया ना? इतनी चीजें समझिएगा न्यूक्लियस के बारे में। लेकिन अब बात ही न्यूक्लियस की चल रही है, तो अब हम लोग लेकर चलते हैं न्यूक्लियाई, मतलब कई सारे न्यूक्लियस। और अब चलते हैं अगले टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। यही है पॉइंट, ठीक है? अगले पॉइंट का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का वर्गीकरण। ठीक है, याददाश्त तेज है मेरी भी। चलिए, अगले टॉपिक का नाम है नाभिक का वर्गीकरण। और ये भी थोड़ा सा टॉपिक, ये सब पढ़ के आए हो सब लोग, याद रखना, ये सब पढ़ के आए हो, मुझे बार बार ना बताना पड़े बेटा। नाभिक का वर्गीकरण कैसे करते हैं, कितने हिस्सों में? आप लोगों को पढ़ाया क्या होगा? 3 ही मैं भी पढ़ाता हूं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। प्रोटॉनों की संख्या समान हो,
द्रव्यमान संख्या समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, इसको कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहला नाभिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। नंबर 1 समस्थानिक, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। आइसोटोन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का वर्गीकरण। नंबर 1 आइसोटोप्स, नंबर 1 क्या है? आइसोटोप्स। इसे हम लोग आइसोप्रोटॉन्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या बता देता हूं मैं इसका, इसका नाम है आइसोप्रोटॉन्स। अच्छा, फिजिक्स में आइसो का मतलब, फिजिक्स में आइसो का मतलब, अरे यार क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, है ना। और एक तो एडियाबेटिक है, उसको छोड़ दे। ये आइसो मतलब आइसोथर्मल, समतापीय प्रक्रम, यानी आइसो का मतलब सेम। आइसोप्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या समान हो गया यहीं से। आइसोटोप्स, टोप्स का मतलब प्लेस, किसी प्लेस। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे एटम्स जिनको हम एक ही जगह रख सकें, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। एक ही जगह रखें, टोप्स का मतलब प्लेस, एक ही जगह रख सके। अब देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, 1H1, 1H2, 1H3, लेकिन उनको सबको एक ही डिब्बे में रखा गया है, तो एक सेम प्लेस। आइसोटोप्स का मतलब सेम प्लेस, आइसोप्रोटॉन का मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। ये चीज हमको समझ में आया। तो आइसोटोप्स वे होते हैं। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन का 1H1 इधर और 1H2 उधर, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। सब इकट्ठा है, नहीं इकट्ठे हैं। तो H ही अलग अलग होता है। कोई एक एलिमेंट ले लो, कोई एक तत्व ले लो, कोई एक तत्व ले लो, और उसके परमाणु जितने भी होंगे, किसी एलिमेंट के जितने एटम होंगे, उनको हम लोग आइसोटोप्स में बोलेंगे। क्योंकि आपको क्या चीज ध्यान रखना है इसमें, क्या चीज समान रखना है? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या मतलब Z, एटॉमिक मास नंबर, परमाणु क्रमांक, उसको समान रखना है। और अगर वो समान रहेगा तो क्या H, He ये सब अलग अलग हो सकता है? बताओ, H के लिए 1, He के लिए 2, क्या ये दोनों कभी बराबर हो पाएगा? ये 1 हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर मुझे एटम्स लिखना है, तो अगर मैंने मान लो ये एलिमेंट ले लिया, तो 1H1, 1H2, 1H3, ये कहलाता है एलिमेंट। ये क्या कहलाता है? एलिमेंट। और ये इस एलिमेंट के क्या कहलाते हैं? एटम। तो ऐसे न्यूक्लियाई, वो सभी नाभिक जिनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ऐसे नाभिक जिनके भीतर प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, दोज न्यूक्लियाइस कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसे नाभिक जिनके भीतर प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, या फिर किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यानी ऐसे न्यूक्लियाई जिनका क्या सेम हो? प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी न्यूक्लियाई, जितने भी नाभिक ले लो, 10, 20, 50, जितना लेना हो, 10 से ज्यादा ले ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा नाभिक ऐसे मिले ना स्टेनस, टीन के सबसे ज्यादा आइसोटोप्स हैं 10, उससे ज्यादा किसी का ये नहीं है। ये भी ध्यान रखना। हाँ, कोई ऐसा ये नहीं जिसके 5 हो, ठीक है, बाकी सबके 2, 1 सब मिल जाते हैं। तो ये हो गया। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है बेटा? किसी तत्व के वे परमाणु, है ना, ऑल द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, है ना, एटम्स, दोज एटम्स और किसका? ऑफ सिंगल एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का, दोज एटम्स ऑफ सिंगल एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का वे परमाणु, ठीक है, एक तत्व के वे परमाणु जिनके लिए मैं क्या लिखूंगा सर? Z बराबर हो, जिनके Z क्या हो? इक्वल हो, प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो, आइसोप्रोटॉन्स, है ना, जिनके लिए प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? बराबर हो। और क्या चीज अलग अलग हो? A अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? उसे क्या बोला जाएगा? आइसोटोप्स के नाम से जाना जाएगा। और इसके लिए क्या चीज सेम होना जरूरी है? एलिमेंट या एटम? क्या सेम होना जरूरी है, एलिमेंट या एटम? देख बेटा, एटम सेम है, एलिमेंट सेम नहीं हो सकता, तत्व समान हो नहीं हो सकता, तत्व के परमाणु होंगे। तो डेफिनेशन में बहुत स्टैंडर्ड लिखा जाता है तुम्हारे यहां, हिंदी में तो बताया जाता है ना, किसी तत्व के वे परमाणु। अब एक ही तत्व ले लिया और उसके सारे के सारे एटम,
जो भी होंगे वो आइसोटोप्स में काउंट होंगे, क्योंकि अगर आपने एक एलिमेंट ले लिया तो उसके लिए ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। समझ में है ना। और दूसरे स्टाइल में क्या बोला जाता है, वे सभी नाभिक जिनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। ठीक है, तो वही लिखा गया है, दोज एटम्स ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। तो इसके लिए एग्जांपल मैं बता देता हूं आप लोगों को। बेटा आप लोग जानते भी होंगे, किसी को याद है एग्जांपल? एक तो मैं जिंदगी भर लिखते आया हूं, है ना। किसी तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। डेफिनेशन आसान है। नाम देख इधर बेटा, क्या लिखा है? आइसोप्रोटॉन। अच्छा हिंदी में नाम क्या है इसका? समस, वहीं से सोच लो, समस्थानिक। स्थान समान हो, स्थान समान हाइड्रोजन के यहां और वहां दो जगह नहीं रखा जाएगा। जितने भी होंगे H1, H2, H3 सबको कहां रखा गया है? एक ही जगह, फर्स्ट के फर्स्ट में रखा गया है कि नहीं है? फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, फर्स्ट में। तो इसका मतलब वो सब सेम है, सेम प्लेस पाते हैं। अगर मानो ये X है और ये भी X है तो ZA1 और ZA2। अब आप इसको आइसोटोप्स कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एलिमेंट सेम है कि नहीं सेम है? बताओ, सॉरी एटम सेम है कि नहीं सेम है? X क्या Z सेम है कि नहीं सेम है? सेम है ना। और क्या A1 बराबर A2 ये नहीं होना चाहिए ना। तो यहां पर A1 नॉट इक्वल टू A2 बट Z इक्वल टू Z। ऐसे केस में कहा जाता है सर Z बराबर हो और A बराबर ना हो। एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 3 आइसोटोप्स, 1H1, 1H2 और 1H3। ये हो गया आपका। क्लियर है सबको? आसान समझ में आ रहा है? देखो 111 एलिमेंट के एटम, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। ठीक है, बहुत अच्छा। और क्या हो सकता है भाई? और क्या हो सकता है? 6C12, 6C12, 6C13, 6C14। इसमें आगे वाले ना स्टेबल होते हैं, लेकिन ये लास्ट वाला अनस्टेबल होता है। 1H3 अनस्टेबल हो जाता है, रेडियो एक्टिव में आ जाता है, ये भी अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। और मैं लिख सकता हूं 17Cl35, 17Cl37, 8O16, 8O17। ठीक है, उतार लो, इतने काफी हैं तुम्हारे लिए। अबे तुमको केवल ये याद कर ले, ये वाले डायरेक्ट वाले याद कर लो, बस काफी है आपके लिए, है ना। ये वाले याद कर लो, डायरेक्ट वाले काफी है आपके लिए। 2He4, 2He3 ये भी है, छोड़ दो, है ना। क्लियर है सबको? अच्छा, इसमें एक आगे पढ़ाया जाएगा आपको डिसइंटीग्रेशन, डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। 3 तरीके का डीके बताया जाता है। तो मैं जो बता रहा हूं हल्की हल्की बात वो याद करो, सुनो ध्यान से। अभी एक के बार में समझ में आएगा, एक ही बार में समझ में आएगा। अगर अल्फा निकला ना, अल्फा निकल गया तो अल्फा का मतलब सबको पता है कितना? 2He4। अल्फा निकल गया मतलब कौन निकल गया? 2He4। तो अल्फा निकलने पर, अल्फा मान लो कोई एलिमेंट ले लिया तुमने X, इसमें से किसको ढकेल दिया बाहर? अल्फा को। तो अब जो बनेगा वो X नहीं, क्या वो Y होगा? होगा कि नहीं होगा? और अल्फा निकला तो अगर ये Z था, ये A था, तो इसमें क्या हो जाएगा? Z या Z-2? Z-2, ये A-4 होगा कि नहीं होगा? अल्फा निकल जाने पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या सुविधाएं देखने को पड़ती है। अल्फा निकल गया किसी तत्व से तो उसके परमाणु क्रमांक में, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और परमाणु भार में, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, एटॉमिक मास नंबर में 4 की कमी आती है। ये बात समझ में आई? अच्छा, ये हो गया किसके निकलने पर? -1 अल्फा निकलने पर। एक होता है बेटा बीटा निकला। कौन निकला? बीटा। तो बीटा के बारे में क्या ख्याल है? बीटा पार्टिकल। तो बीटा के बारे में बताया जाता है कि बीटा वो होता है जो कैसे फिट डालता है? -1 बीटा 0। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, याद करो सबको, बीटा पार्टिकल के बारे में बताया था। -1 बीटा 0। अगर बीटा निकलेगा तो कमी होगी या वृद्धि होगी? +2 था तो कमी हो गई, -1 है तो वृद्धि। अगर मान लो मेरे पास है ZXA और इसमें से कौन निकल गया? -1 बीटा निकल गया। अब आप लोग इधर क्या लिखोगे? क्या Z में से एक घटेगा कि नहीं घटेगा? एक घटेगा कि -1 घटेगा? तो -1 घटेगा तो प्लस हो जाएगा ना, Z+1। और
0, ए ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो बता रहा हूं वो याद करो। अगर सोचो एक अल्फा निकला, अगर कितना निकल गया, एक अल्फा, तो क्या ये हो गया, और 2 लगातार बीटा निकाल दो, तो क्या एक बार थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर एक बार और बढ़ेगा, क्या बराबर इसके आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? लेकिन ये तो a-4 ही रह जाएगा। यानी अगर एक अल्फा निकले और कितने निकले, 2 बीटा निकले, तो हमें क्या मिल जाएगा उस एलिमेंट का? क्या आइसोटोप मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो आइसोटोप बनाने का मेथड क्या है? एक अल्फा निकाल दो, 2 लगातार बीटा निकाल दो, अपने आप क्या मिल जाएगा? आइसोटोप मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? एक बार और फीस जमा कर दो, ठीक है। तो आइए भाई, अल्फा निकलने पर कितने की कमी आती है? अल्फा निकलने पर कितने कमी? एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक मास नंबर में 4 की कमी। आओ मैं तुमको बनाता हूं, देखो एक दिखा देता हूं, ये वाला पकड़ के देखते, इधर देखे, 17Cl35, 17Cl37, यही वाला देख, ये वाला दिखा दे क्या? यही वाला देख लेते हैं, जो भी हो जाएगा, जैसे भी बनेगा समझ लो, बस समझने के लिए काफी है, ठीक है। नहीं भी होगा तो भी बना लेंगे हम लोग जबरदस्ती, और क्या बना लेते हैं, होगा हो सकता है किसी ने ना खोजा हो, हम ही लोग आज खोज दें। 17Cl35 क्या चीज है? 17Cl35, इसमें से एक अल्फा निकाल दीजिए, -1 अल्फा। क्या निकाल दिया मैंने? -1 अल्फा। अब एक अल्फा निकालने के बाद क्या होगा? एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आएगी? 2, तो 17 से हो गया 15। 15 किसका होता है बेटा? 15 फास्फोरस, सल्फर, और सल्फर मिलो बेटा तुम बाहर। 35 में से कितना गया? 35 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 31, तो फास्फोरस हो गया। अब इसमें से लगातार 2 ठीक क्या निकाल दो? बीटा। लगातार 2 ठीक बीटा निकालोगे तो -1 बीटा करोगे तो 31 का 31 से रह जाएगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन 15 में क्या एक जुड़ के कितना हो जाएगा? एक बार 16 हो जाएगा, 16 फास्फोरस, 16 सल्फर। अब इसमें से एक बीटा और निकालो तो 16 से फिर क्या हो जाएगा? ये 17, और फिर किसके पास पहुंच जाएगा? ये क्लोरीन के पास पहुंच जाएगा। फिलहाल इस नंबर में आपको चेंज आया, चेंज तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लोरीन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? लेकिन ये भी 17 और ये भी क्या है? 17। तो एक अल्फा निकाल, 2 बीटा निकाल, क्या काम हो जाएगा? आइसोटोप बनाने का तरीका समझे ना? कैसे बनाएंगे आइसोटोप? एक अल्फा निकालो, 2 बीटा, एक बीटा निकालो, फिर अगला बीटा निकालो। और उसका तरीका क्या है? अल्फा निकलने पर क्या कमी, बीटा निकलने पर क्या कमी, क्या वृद्धि, ये पता होनी चाहिए। अल्फा निकलने पर कमी ही कमी, बीटा निकलने पर वृद्धि। केवल ए नहीं बदलेगा, जेड बदलेगा, जेड में गेन होगा 1 का। अल्फा जाने पर 2 का कमी, लेकिन बीटा जाने पर 1 की वृद्धि, ठीक है। इसीलिए 2 बीटा निकालना पड़ा। तुम्हें क्या याद करना था? केवल डेफिनेशन और एग्जाम्पल, बस बेटा, उतने में तू जंग जीत लेगा, एवरेस्ट पे चढ़ गया समझ लिया, अगर वो याद हो गया। इसको थोड़ी जरूरत है तुम्हें। चलो, आइसोटोप्स के बारे में अब बात बताई जाती है कि आइसोटोप्स में डिफरेंस क्या है। तो आइसोटोप्स में सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, तो जो नेचर इसका, जो रासायनिक गुण इसका, केमिकल प्रॉपर्टी जो इसकी है एक की, वही दूसरे की, जो इसकी वही इसकी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्या अलग अलग हो सकता है? तो उनकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप्स में क्या याद रखने वाली बात है? इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, मैं पॉइंट में लिखा देता हूं कि इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो इनको अलग नहीं किया जा सकता रासायनिक विधियों द्वारा, क्योंकि सेम ही है। सोचो इस चीज को, आइसोटोप्स को केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, केमिकली मेथड से, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? सेम समस्थानिक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? सेम है, इसलिए इनको केमिकल मेथड से अलग। तुम्हें फिजिक्स से पास आना पड़ेगा, इसलिए फिजिक्स जरूरी है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग है, इसलिए आपको फिजिक्स के पास आना पड़ेगा, और हम लोग इसको तोड़ के दिखाएंगे कि देखो कैसे होता है ये, इसीलिए फिजिक्स सुपीरियर होती है। चलो भाई, इतना काफी है भाई, बहुत कुछ नहीं बताना है ना, और सब बता देंगे तो फिर तू मेरे बराबर हो जाएगा। तो तुम लोग कहोगे सर अब आप बैठिए, आज हम ही पढ़ा देते हैं। आइसोटोप समझ में आ गया?
अगला टॉपिक का नाम लिख, आइसोबार्स, जिसे बोलते हैं समभारिक। नंबर 2 आइसोबार्स। बहुत ज्यादा पढ़ा दे रहा हूं क्या ये सब हैं? नुकसान तो नहीं करेगा तुम लोग को? मतलब ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं चले जा रहे हैं हम लोग? थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं ना, नुकसान कर रहा होगा नहीं? ऐसे तो नहीं जा रहा है? चलो केमिस्ट्री में ऐसा होता है, ठीक है। अब बताओ आइसोबार्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समभारिक, जिनका परमाणु भार संख्या बराबर हो, यानी अब परमाणु भार समान हो, 1h1 1h2 1h3, 17Cl35 17Cl37, यानी एक ही एलिमेंट नहीं होगा। क्या अलग अलग एलिमेंट होगा? अगर एक X है तो दूसरा क्या होगा? Y। ये Z1 ये Z2, लेकिन क्या ये A1 ये A2? बोल रिलेशन क्या अलग हो क्या सेम हो? क्या अलग हो क्या सेम हो? क्या सर Z1 और Z2 ये बराबर ना हो, लेकिन A1 और A2 बराबर बराबर हो? क्या यही है समभारिक की परिभाषा? ये अगर ऐसा तुम्हारे सामने लिखा मिले और अगर ऐसा कहीं दिखा मिल जाए तो कहे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आइसोबार्स फॉर दीज टू एलिमेंट्स, इन दोनों तत्वों के लिए आइसोबार की कंडीशन, समभारी का कौन सा प्रतिबंध सही है? तो देखना Z1 Z2 बराबर ना हो और A1 बराबर A2 हो। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियांशों की संख्या समान होती है, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियांशों की संख्या क्या होती है? समान होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं, है ना। दो न्यूक्लियाई हुज है सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियांस, है ना, जिनके पास न्यूक्लियांस समान होते हैं, उन्हें हम ये कहते हैं। जिनके परमाणु आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तत्व जिनके क्या लिखे हो? परमाणु भार संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर बराबर हो, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। Z अलग अलग हो बेटा, लेकिन A सेम सेम हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल सबसे एक से एक जो तीन तीन तिकड़ी वाला मैंने याद कर रखा है क्लास 9 से, वही बता रहा हूं। सबसे पहले 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40, ठीक। 1He3 1H3 2He3 1H3 2He3 2He4 भी होता है, 2He3 भी होता है, आइसोटोप्स हैं हीलियम के। अच्छा 6C14 7N14 एग्जाम्पल हो गया। लेकिन एक सेकेंड बोल, इससे ये बनाना हो तो मैं क्या अल्फा निकालूं बीटा निकालूं? देख के बता, अल्फा निकालें बीटा निकालें? क्या इसमें कोई चेंज ना आने दो? इसमें कोई चेंज आ रहा है क्या? ऊपर वाले में, ऊपर में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब अल्फा नहीं निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा? और क्या बीटा निकाल रहा हूं, देखो एक एक, क्या एक एक बीटा निकालते जाओ और क्या काम होता जाएगा? कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? रेसिपी क्या है इसकी बनाने की? तो आइसोबार बनाने की रेसिपी है, कैसे बनाएंगे बेटा? एक एक बीटा निकालते जाइए, 1 बीटा निकालिए, एक बीटा बाहर आएगा तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास नंबर में कितनी वृद्धि हो जाएगी? एटॉमिक नंबर में, परमाणु क्रमांक में कितनी वृद्धि हो जाएगी? एक की वृद्धि हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के आ रहा हूं, याद रखना है उसको। तो ये हो जाएगा, क्या कहलाता है? आइसोबार्स। आइसोबार में भाई, आइसोबार जिनके द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, इनको आइसोबार समभारिक होते हैं, भार समान है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में ये सब अलग अलग रखे गए हैं। ये सब अलग अलग होते हैं। देखो आर्गन अलग है, पोटेशियम अलग है और कैल्शियम अलग अलग मिलेगा। एक जगह मिलेगा? असंभव है, ये अलग अलग जगह पर मिलते हैं। और इनके कौन से, इनके रासायनिक गुण समान होंगे क्या? हाँ भाई, इनके रासायनिक गुण समान कभी नहीं। और ये के कभी समान हो सकता है? ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, तो फिर असंभव है। तो इनके रासायनिक गुण समान नहीं हो सकते हैं, और भौतिक तो अलग अलग होंगे ही होंगे, है ना। तो आप इसके लिए केमिस्ट्री में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो मेरे पास आना पड़ेगा। ये हो गया आइसोबार्स। अगले टॉपिक का नाम है बेटा, अरे अगले टॉपिक का नाम बताओ बच्चा। आइसोटोन्स बचा है, ठीक है। आइसोटोन्स का मतलब होता है सम न्यूट्रॉनिक। सम प्रोटॉनिक हो गया, सम भारिक हो गया, अब सम न्यूट्रॉनिक बच रहा है बस। आइसोटोन्स उतारो जल्दी से। हाँ, सम न्यूट्रॉनिक। अब सब लोग, कोई बता सकता है न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग बताते कैसे हैं? कोई बताए बच्चा, न्यूट्रॉनों की संख्या बताते कैसे? A माइनस, क्या A माइनस Z, जैसे मान लो कि
चलो गेम खेलते हैं, इसमें तुम लोग बताओ कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है ना। प्रोटॉन पहले बताना। कितने प्रोटॉन है बेटा, कितने प्रोटॉन है? अब सोच रहे हो इसमें कितने प्रोटॉन है? इस नाभिक में, इस न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है। कितने न्यूक्लियंस हैं? न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस, क्या न्यूक्लियंस 8 है? कितने न्यूट्रॉन हैं? 4। ये वाला 4 है क्या? 8 - 4 है। ये वाला 4 है क्या? 8 - 4 है? क्या कोई भी? बट ये वाला नहीं है, वो वाला 4 है जो वहां से आएगा। बहुत मारूंगा। यहां वाला 4 कैसे हो जाएगा? अच्छा देखो, SCHOOL, इस स्कूल की स्पेलिंग में क्या गलती है? नहीं बेटा, ये वाला वो इधर होना चाहिए, और ये ये भी मैंने कहीं देखा था। तुम लोग कह रहे हो क्या बात करते हो तुम लोग। चलो दूसरा देखो, 6C14, बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितने न्यूट्रॉन है इसमें? वो ऊपर वाला कितने? क्या 14 - 6 = 8? क्या 8 न्यूट्रॉन है? कितने न्यूक्लियंस हैं? 14 न्यूक्लियंस हैं। कितने न्यूक्लियंस है? 14। कितने प्रोटॉन्स हैं? कितना चार्ज है? 6 चार्ज है प्लस 6 चार्ज है। कैसे गलत बोल दिया तुमने बेटा? मिलो क्लास खत्म होने के बाद। मैंने पूछा कितना चार्ज है, कितना मास है? 14 AMU। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के आ रहा हूं मैं। तू AMU नहीं जानता बेटा, तेरा चेहरा बता रहा है, क्योंकि ये कल का टॉपिक था। AMU, अम्मू, मिलो तू बाहर। तुम्हें बताता हूं मैं। इसको AMU नहीं पता। जौन आदमी AMU को नहीं जानता वो फिजिक्स को नहीं जानता। चलो इतना मनोरंजन काफी था। तुम लोगों का चेहरा बर्बाद गया था, मैंने कहा चलो थोड़ी देर मजा ले लेते हैं एक दूसरे की, है ना। AMU नहीं जानते तुम सच में? एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा तो यही लगा था। अच्छा AMU का शॉर्ट फॉर्म क्या है? क्या कहते हैं? AMU शॉर्ट फॉर्म क्या है? यू। AMU ही होगा कह रहा है। AMU का भी शॉर्ट फॉर्म यू रखा है, स्मॉल यू। क्या नाम है? सम न्यूट्रॉनिक। टॉपिक का नाम लिखो बेटा सब लोग, आइसोटोन्स। अब इसके बारे में क्या लिखोगे? ऐसे न्यूक्लियाई, है ना, वे नाभिक जिनके भीतर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या लिखेंगे आप लोग? ऐसे नाभिक जिनके भीतर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे कहा जाता है सम न्यूट्रॉनिक। उसे कहा जाता है सम न्यूट्रॉनिक। पढ़ आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किसे कहते हैं? जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब अगर मैंने लिखा x और y लिखा, ये z लिखा, ये a लिखा, ये Z1 A1, Z2 A2, बताओ क्या समान हो? Z1 Z2 सेम हो? Z1 Z2 सेम हो? A1 A2 सेम हो? क्या A1 - Z1 बराबर हो A2 - अगर क्या ये सेम रह गया? जिन नाभिकों के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या, टोन न्यूट्रॉन से याद रखना, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनों की संख्या समान, है ना। शब्द में ही आंसर लिखा हुआ है, शब्द में ही। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स A1 - Z1 बराबर A2 - Z2। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम देखें 6C13, क्या ये है कि नहीं है? ऐसा होता है नहीं? 6C13 और इसके बगल में लिखूं 7N14, क्या सही लिखा गया है? देख लो, क्या ये आइसोटोन है कि नहीं है? चेक कर ले, क्या ये आइसोटोन है, सम न्यूट्रॉनिक है या नहीं है बेटा? देख के जल्दी बता। क्या 13 में से 6 गया 7, 14 में से 7 गया तो भी 7, क्या इधर भी 7 न्यूट्रॉन, इधर भी 7 न्यूट्रॉन, क्या नाम रखा जाएगा इसका? सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है सबको? एक और इधर देख, 1H3 2He4, देखो इसमें सही लिखा है मैंने, मिला लो। ना तो ये आइसोटोप्स है, ना ये आइसोबार है, तो ये है क्या? आइसोटोन है। आइसोटोन में किसकी संख्या सेम होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। उतार लो इसको। चलिए
इतना कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, सब कुछ पढ़ लिया। अब आता है बात किसके बारे में, देखो न्यूक्लियस के बारे में कितनी बातें चल रही हैं, देख लो शुरू से कितनी जरूरी बातें चल रही हैं। अब बात आती है न्यूक्लियस के साइज को लेकर के, कि न्यूक्लियस का साइज कैसा है। ना तुम्हें इलेक्ट्रॉन का साइज पता, ना प्रोटॉन का, ना न्यूट्रॉन का, फिर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ हैं और किसी एक जगह सेंटर पर इकट्ठा हैं, तो उनके साइज के बारे में बहुत बार बातें करी गई कि इनका साइज कैसा है। तो साइज उनका कंप्लीट स्फेरिकल तो नहीं है, पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, कुछ ना कुछ असिमेट्रिकल डिफॉर्म्ड है, कुछ ना कुछ है ना कमियां हैं, विकृतियां हैं उसमें, कहीं ना कहीं से पिचका होगा, मुड़ा होगा। जैसे अर्थ, जैसे क्या है पृथ्वी, पृथ्वी 100% गोलाकार है नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, 100% नहीं है, जियोइड शेप की बोली जाती है। वैसे ही न्यूक्लियस की अगर शेप के बारे में बात करी जाए तो उसका भी शेप डेफिनेट रूप से स्फेरिकल नहीं है, फिर भी बहुत हद तक हम लोग ये मान लेते हैं कि नाभिक का आकार कैसा है, गोलाकार, स्फेरिकल, ये मानकर। जैसे किस चक्कर में, किस कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में ना, सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, ये माना गया है। वैसे ही ये चीज है। तो इसमें सबसे पहले साइज ऑफ न्यूक्लियस को लेकर के, है ना, नाभिक का आकार, टॉपिक का नाम लिखिए, नाभिक का आकार, है ना, या फिर ऑर्डर जो भी बोल दीजिए, न्यूक्लियस, नाभिक का आकार, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि नाभिक के आकार के बारे में क्या क्या ख्याल है। तो बेटा नाभिक का आकार कैसे डिफाइन करा गया है, हमने क्या माना, इट इज अज्यूम्ड एज, इसको क्या माना गया, कैसा माना है आपने, इज इट अज्यूम्ड एज, इसको नाभिक का जो आकार है, इसका जो आकार के बारे में उसको माना गया है, इट इज अज्यूम्ड एज स्फेरिकल। हालांकि थोड़ा बहुत डिफॉर्म्ड है, लेकिन ये मान करके काम चलाया जा सकता है। कैसा है ये, स्फेरिकल है। अच्छा मेरा एक सवाल है, इसके अंदर है कौन कौन, इसके अंदर है कौन कौन, कौन, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और, मेरा एक सवाल है, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत कम कम हो तो वो जगह भी बहुत कम कम लेंगे, और जगह बहुत कम कम लेंगे तो स्फेरिकल का जो मतलब ये गोला है, क्या चीज है गोला, क्या वो गोले का आयतन, वॉल्यूम, वो भी कम होगा या ज्यादा होगा। अगर बहुत कम है, न्यूक्लियस बहुत कम है, 1-2 न्यूक्लियस है, तो वो छोटा होगा। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होगा, ए बढ़ेगा, क्या वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा। सोचो, स्फेरिकल है कि नहीं है, और इसका वॉल्यूम एंड इसका वॉल्यूम, इसका आयतन, इट्स वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, इसका आयतन, नाभिक का आयतन किस पे डिपेंड कर रहा होगा, किसके संख्या पर, न्यूक्लियस। सोचो बहुत कम न्यूक्लियस है तो छोटा सा न्यूक्लियस ही होगा, लेकिन न्यूक्लियस धीरे धीरे ज्यादा हो रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहा है अंदर, न्यूट्रॉन बढ़ रहा है अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ेगा। तो ऐसे केस में हम लोग ये कहेंगे कि सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो जगह बढ़ती जाएगी। एक बैलून लो, उसमें थोड़ी हवा भरो तो थोड़ा सा शेप, और हवा भरते जाओ तो जितना ज्यादा अंदर भरता जाएगा, क्या उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस बड़ा, सॉरी, जितना ज्यादा न्यूक्लियस अंदर जाएगी, एयर अंदर जाएगी, क्या उसका शेप उतना ही बड़ा होता जाएगा, मतलब क्या वॉल्यूम उतना ही बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस अंदर भरे हैं, क्या उनकी संख्या पर निर्भर करता ही नहीं करता है। तो नाभिक का आकार डिपेंड करता है किसके ऊपर, न्यूक्लियनों की संख्या क्या पर, और आकार का मतलब कितना स्थान घेरेगा, जिसे हम लोग क्या बताते हैं, आयतन। तो इट्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, एटॉमिक मास नंबर के, नंबर ऑफ न्यूक्लियस के, न्यूक्लियनों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका आयतन नाभिक की द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी भी प्रोपोर्शनल क्या चीज, ए। कैसा शेप है इसका, अरे कैसा शेप है बेटा, स्फेरिकल ना, नाभिक का जो शेप है क्या माना गया है, गोलाकार। तो गोलाकार होगा तो एक सेंटर होगा, सेंटर होगा तो क्या होगी, एक रेडियस। सब लोगों को रदरफोर्ड ने पहले ही बता रखा है कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻14 से -15 चली जाती है, -15 से -14, याद है, बताया है उन्होंने, नहीं बताया, तुम लोग कुछ याद ही नहीं है बेटा, ये सब पढ़े ना, पढ़े थे कभी, -14 -15, है ना, ये चीज होता है। और वो आर, और आप लोगों ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वगैरह भी फाइंड आउट करना सीखा था, है कि नहीं है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आती थी वहां पर, तुम लोगों को अगर अच्छे से रिवीजन करोगे तो सब याद भी रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं इसका वॉल्यूम लिखेंगे कैसे। अब बताओ गोले का आयतन क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए। इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट है, क्या ए बदले, एक मिनट,
ए बदलेगा तो वी बदलेगा या वही रहेगा? ए बदलेगा तो वी बदलेगा, श्योर सी बात है भाई, ए बदलेगा तो वी बदलेगा, जितना ज्यादा ए क्या उतना ही ज्यादा वी। ठीक, तो क्या क्या कांस्टेंट है? क्या 4/3 पाई कांस्टेंट है? यानी आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए लिख सकता था। अरे प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट सब गायब कर दिए जाते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या आर प्रोपोर्शनल, क्या ए रेज़ टू पावर 1/3? अरे क्यूब उधर जाएगा तो 1/3 ही तो बनेगा ना, ऐसे अंडर रूट होता है तो 1/2 लिखता है। अब प्रोपोर्शनल हटा दे, आर इक्वल टू आता है कांस्टेंट आर नॉट। अब ये आर नॉट वो वाला मत कर लेना, स्मॉल आर नॉट, क्लोजेस्ट अप्रोच वाला। आर इक्वल टू आर नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3, जहां पर ए क्या है कोई बताएगा? जहां पर ए क्या है कोई बताएगा? न्यूक्लियनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, एटॉमिक मास नंबर। आर क्या है? नाभिक की त्रिज्या। आर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या है। और ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर है, मास नंबर है ना। आप चाहे मास नंबर बोलिए या क्या बोल दीजिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियंसों की संख्या बोल दीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज से याद रखते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या याद कर लेते हैं, या फिर हाँ बस यही चीज है। और इधर आर को क्या याद रखेंगे? नाभिक की त्रिज्या। अब आपको आर नॉट तकलीफ दे रहा होगा कि सर ये आर नॉट के बारे में जल्दी से बताइए और आगे चलते हैं। तो आर नॉट को कहा जाता है बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब 10 की घाते -15 मीटर को आप एक और नाम से जानते हैं, फर्मी। क्या नाम से जानते हैं? फर्मी। तो यानी आर नॉट की वैल्यू मैं लिखना चाहूं तो 1.2 फर्मी ये होता है। फिलहाल जब मैं सवाल लगाऊंगा तो मैं चाहे ये रख के आंसर दूं चाहे ये रख के आंसर दूं, ये आपकी खोपड़ी पे डिपेंड करता है कि कैसा सवाल लगाना चाहते हैं। बस उसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, ए के ऊपर। बस एक बार ए पता लग जाएगा तो किसी भी नाभिक की त्रिज्या बताई जा सकती है। समझ में आ गया ना? बता लोगे? हाइड्रोजन की बताओ सब लोग, हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या, हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या क्या ए की वैल्यू 1 होता है? हाइड्रोजन, अरे 1H1 यार, एक उसके ऊपर कितना लिखा है? ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 करेगा तो 1 की पावर 1/3, कोई फर्क नहीं पड़ा। आर नॉट कितना रह जाएगा? 1.2 फर्मी। तो हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या यहां से कितनी आ गई? 1.2 फर्मी, एग्जैक्ट है सब। अच्छा, इसकी वैल्यू जो आर नॉट है इसकी वैल्यू बदलती रहती है, ये भी याद रखना। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है कि यही रहेगी, इसकी वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है। बट आपको ध्यान नहीं देना है, मतलब मैं बता देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। आर नॉट की जो वैल्यू है सबके लिए कांस्टेंट नहीं होता है, फिर भी हम लोग एवरेज वाला ले लेते हैं। 1.1 फर्मी से लेकर के 1.5 फर्मी के बीच का होता है। अब उसमें बीच में सबसे अच्छा वाला कौन मिल गया उनको? 1.2 वाला, तो उसको कंसिडर कर लिया जाता है ना। और जो इसकी वैल्यू है इन्हीं के बीच में रहती है। आपको अगर दिया जाएगा आर नॉट की वैल्यू यही रखना तो ये रखना, और ना दिया होगा तो भी यही रखना। और अगर दिया होगा, मान लो यही दिया होगा तो मजबूरी, और नहीं तो जो दिया होगा वही जरूरी है ना, जो दिया होगा वही रख देना। मान लो ये दिया हो, अगर यही दिया होगा तो यही रख लेना। तो ये हो गया सवाल, समझ में आया ना? हाइड्रोजन की बताओ रेडियस, हाइड्रोजन न्यूक्लियस की, हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या क्या है यहां से? बताओ सब लोग। 1.2 फर्मी, सीधी सी बात है, ए की वैल्यू 1/3। आसान है क्या? सब लोग बताइए, आसान था कि कठिन है? आसान है ना? चलो एक और दे देता हूं भाई मैं। बेरिलियम 8, बताओ सब लोग इसकी इसकी रेडियस बताओ। सब लोग बोले अकेले। क्या 8 का 1/3 कितना हो जाएगा? 2 है ना। और आर नॉट कितना है? 1.2। 1.2 का मल्टीप्लाई किससे कराओगे? 8 का क्यूब रूट यानी 2, तो कितना हो जाएगा? 2.4 फर्मी। लग गया सवाल यहीं से, देते रह जाओ। अच्छा दूसरा सवाल ये वाला देखो, ZX27। अरे 27 का क्यूब रूट कितना होगा? 3 आएगा ना, हो गया। अब नहीं कराऊंगा, तुम लोग लगा ले जा रहे हो। हाँ 30 फर्मी कि 6 फर्मी? यह देखा, यह है ये 30 फर्मी लेके चला गए। इतना गजब, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई?
चलो मिटा रहा हूं बेटा, सवाल समझ में आ गया सबको। अगले टॉपिक का नाम है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का, या न्यूक्लियस वाला पहले मिटा दिया और साइज बाद में, गलती कितनी हो रही है। चलो क्या लिखा, टॉपिक का नाम क्या है, नाभिक का आयतन लिखो। आयतन तो बता दिया बे, घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस लिखो सब लोग, नाभिक का घनत्व। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन यहां से बनेंगे, नाभिक का घनत्व। हाँ बाकी तो इंतजार कर रहा है। अगला जो कल का टॉपिक है ना, मास एनर्जी, जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, वो है आपके न्यूमेरिकल का पोर्शन। वहां से क्वेश्चन आते हैं और आपको झकझोर के चले जाएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ना वो वाला। क्या नाम है इसका, नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखिए एक छोटा सा टॉपिक है ये भी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अरे भाई देखो, हम आपको पढ़ाएंगे सब, ठीक है। आप और ऐसे पढ़ा रहे हैं कि बस सब तैयार होता चले यहीं पर। घर पे जाकर के अगर 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ जाए ना इन सब चीजों को, तो इसका मतलब है ध्यान अलग था, ठीक है। जिनको 2-3 दिन लग जाए एक टॉपिक को समझने में, इसका मतलब उनका ध्यान ही नहीं है, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात क्या ध्यान रखने वाली चीज है, एकाग्रता बहुत आवश्यकता है पढ़ाई में। मन को स्थिर रखना जरूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग केवल यहीं अगर रहेगा तो आप पढ़ पाएंगे, अदरवाइज दिमाग इधर उधर भटकेगा तो जो बताया जा रहा है वो नहीं कैप्चर हो पाएगा। बताओ प्रीवियस क्लास, मतलब पीछे जो क्लास में न्यूमेरिकल बताया जा रहा है वो ना हमें पता है ना आपको पता है। हम तो टीचर हैं, हमें बहुत बड़े ज्ञानी है तो हमें पता हो, लेकिन हमें भी नहीं पता है, क्योंकि ना मैं उसे देख रहा हूं ना उसे सुन रहा हूं। क्लास में बैठने के बाद भी यही काम अगर बच्चे जो करते हैं वो गली गली ठोकरे खाते हैं, है ना। फिर उनका हमेशा वो टॉपिक कमजोर रहता है और उसके बाद नाम आता है टीचर का, कि फिर कहते हैं भाई वो हम वहीं पढ़ते थे और कुछ हमारा नंबर आया नहीं। सब टीचर की गलती है ना। एकदम सही। नाभिक का, आइए हम लोग बात करते हैं। कुछ बच्चे तो एकदम प्रैक्टिकली बोल दिए, हाँ सर सही है, यही सही है। इधर देखिए, इसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उसकी चिंता छोड़ के, क्योंकि घनत्व तो बताना है, तो मुझे इसमें मैंने लिख दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कंबाइंड फॉर्म में बोला नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ये बात सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियर है सबको। अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ डेंसिटी बताने का तरीका क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तुम्हें आता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये न्यूक्लियस है ये उसकी रेडियस है, तो वॉल्यूम बताने का तरीका आप लोग, सॉरी डेंसिटी बराबर द्रव्यमान, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास मैं किसी एक का रखूंगा पूरे का, तो रो इक्वल टू मास की जगह पर क्या लिखा जाएगा, ए या ए एम यू, तुम लोग, हाँ ए एम यू, मास हो गया अपॉन वॉल्यूम बराबर 4/3, वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या सबको समझ में आया सब कुछ, ये ए एम यू समझ में आया ना। अरे मास रखोगे ना, लेकिन ए तो ए एम यू में है, आपको किस में लिखना पड़ेगा, ये तो मीटर में है, तो मुझे किस में लिखना पड़ेगा, सब ये मीटर में है तो इसको केजी में करना पड़ेगा। केजी में करने से पहले एएमयू मैं बाद में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन अभी देखो ए ऐसे ही बना रहने दीजिए, एएमयू अपॉन, अच्छा एक सेकंड, 3 ऊपर चला गया है, 4 पाई बहुत आपको मिलता है। आर की जगह पर मैं लिख सकता हूं, सब लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था सर, हमको बताया गया है आर इक्वल टू आर नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3, तो जहां आर क्यूब है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, आर नॉट इंटू ए रेज़ टू पावर 1/3, और क्या पूरे का क्यूब, देख लो सब लोग कुछ गलत तो नहीं किया जा रहा है। अब सोचो क्या होगा, है ना, रो इक्वल टू 3a इंटू एएमयू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4 पाई इंटू आर नॉट का क्यूब इंटू ए। ये समझ में आया क्यों ए ही बाहर आया, पावर में पावर लगेगी तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कट जाएगा, कौन बाहर आया, ए। क्या ये ए और ये ए क्या कट गया, ये ए और ये ए। यहां क्या याद करने वाली बात है, क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है, एएमयू कांस्टेंट रहता है, बदलता रहता है, एएमयू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, आर नॉट फिक्स कर ले 1.2 वाला कांस्टेंट है ही नहीं है, कांस्टेंट है। और रो में क्या कट गया, रो में रो बताते वक्त क्या चीज कट गई है, ए, यानी रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन
ए, रो घनत्व किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। यहां पर यह बात बहुत ही हाईलाइट कर रहा हूं मैं, रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन ए। अगर तुम ए बदलते जाओगे तो रो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मर्जी ए बदल ले, जितना मर्जी बदले, क्योंकि ए कट जा रहा है भाई। रो के टर्म में कहीं ए नहीं है, रो के टर्म में कहीं पर भी ए नहीं है। आइए इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। रो इक्वल्स टू 3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन नीचे क्या है बेटा 4 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू आर क्यूब का मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इसकी पावर 3 है कि नहीं है। अच्छा 15 दूना 30, 15 तिया 45, 45 ऊपर आएगा तो लगभग 27, 27 दूना 54, लगभग उतना ही कुछ पावर हमें देखने को मिल सकता है ना, थोड़ा सा कम रहेगा। अरे पावर है, पावर का खेल खेल लो बस, पहले पावर का खेल खेलो बस, बाद में सॉल्व करना। ये न्यूमेरिकली वैल्यू जो है ना उनको बाद में सॉल्व करना, अभी केवल पावर का खेल खेलो। बताओ सब लोग कितनी पावर आएगी, -27 ऊपर है सेफ, 15 तिया 45, अरे 15 तिया कितना है 45, तो अरे 45 -45 ऊपर जाएगा +45, तो +18 कितना +18, ऊपर एक डेसिमल, नीचे भी डबल अंक पे डेसिमल, और नीचे यहां भी तो ट्रिपल डेसिमल आएगा, नहीं आएगा तो एक डेसिमल बचेगा, तो 10⁻18 नहीं 10⁻17 के ऑर्डर में आएगा, इंटू 10⁻17 के ऑर्डर में आएगा। और ये पूरा सॉल्व करेगा डिब्बा ना, तो 2.3 के अप्रॉक्स कितना आएगा, लगभग 2.3 इंटू 10⁻17। अब इसको आपने किस में बदल दिया है, केजी में ना, अभी एएमयू में था, किस में बदल दिया है, केजी में, नीचे है मीटर में, तो क्या लिखा जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहां से ये मुझे समझ में आया, इतना ज्यादा डेंसिटी है न्यूक्लियस की, 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहां पर सबसे खास बात जो आपको ध्यान में रखना है, रो डिपेंड नहीं करता, रो डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं करता ए पर, ठीक है। एमसीक्यू के क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, रो डिपेंड नहीं करता ए पर। अब अगर अलग अलग, अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा यही रहेगी, हमेशा यही रहने वाली है। और आप सोचो पानी की डेंसिटी कितनी होती है भाई, वाटर की डेंसिटी, जल का घनत्व कितना होता है, सबको पता ना, 1000 लीटर या किलोग्राम आता है सर 1 मीटर क्यूब वाली में। जो तुम्हारे यहाँ पानी की टंकी ऊपर रखी है 1000 लीटर वाली, उसका आयतन अगर निकालोगे ना वॉल्यूम, तो कितना आएगा 1000, उसमें कहते हैं ना 1000 लीटर वाली, तो उसकी क्षमता है 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाली। 500 लीटर की टंकी तो उसका है 1/2 मीटर क्यूब, और जब 1000 लीटर वाली टंकी है वो है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो पानी कितना आ गया उसमें 1000, यानी कितना पानी आया 10⁻³ किलोग्राम पानी आया, कितने मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ केजी पानी आया। सोच 1 मीटर क्यूब में कितना न्यूक्लियस बैठा है, कितना सघन है, कितना डेंसर है, 10⁻17 केजी। क्या वाटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डेंसर है, वाटर के पानी की तुलना कितनी है, पानी कितना है 10⁻³ आ रहा है, और ये 10⁻14 गुना ज्यादा डेंसर है। इसकी डेंसिटी से ज्यादा डेंसर कुछ नहीं है धरती पर, इतना ज्यादा डेंसर है, सबसे ज्यादा डेंसर है न्यूक्लियस। और ए पे डिपेंड नहीं करता, यानी दुनिया का कोई भी न्यूक्लियस ले आ, क्या सबके लिए ये रो सेम ही रहेगा, ए पर जब डिपेंड नहीं कर रहा है तो चाहे हीलियम का लिखो, चाहे लिथियम का लिखो, चाहे बेरिलियम, चाहे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चाहे जिसका रख ले, रो क्या रहने वाला है सेम। तो अगर तुमको अलग अलग मेटेरियल देना, अलग अलग एलिमेंट दे कि रो ऑफ हीलियम बटे रो ऑफ नाइट्रोजन बताओ कितना है, तो तू सीधे लिख 1/1, सीधे क्या लिखोगे 1/1, क्योंकि इसको लिखा मिलेगा He4 He14, ये लिखा मिलेगा तुम्हारे सामने, गुमराह करने के लिए तुमको दे देंगे, पूछेगा बताओ रो का अनुपात क्या है इनकी, इन नाभिक, हीलियम के नाभिक का और नाइट्रोजन के नाभिक के घनत्वों का अनुपात कितना है। तो भाई जब ए पर डिपेंड करता ही नहीं है तो आप चाहे जैसे इसको बदलो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसका रेशियो क्या आने वाला है 1:1। क्लियर हुआ सबको। ये बहुत बड़ी समरी थी, बहुत बड़ा टॉपिक था, कंप्लीट होता है आज के लिए। इतना ही, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।